गुड मॉर्निंग। क्या हाल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन किया था, राइट। और टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम लोग उसके इलस्ट्रेशंस वगैरह पे बात करने वाले थे। हम लोगों ने दोनों ही तरीके देख लिए थे, अगर सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में दे आर डिफरेंट, या फिर कुछ अलाइक हैं, कुछ अलाइक है, कुछ और अलाइक हैं, और बाकी सब जो हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट। तो वो दोनों केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, फॉर्मूले भी डेवलप कर लिए थे। बाकी आप अगर उसको सही तरीके से समझ गए हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो कोशिश ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन डिक्टेट करवा रहे हैं, बाकी आप लिखिए। आउट ऑफ थ्री डिफरेंट मैथ्स बुक, 4 different physics books, out of 3 different maths book, 4 different physics books, and 5 different chemistry books, and 5 different chemistry books, and 5 different chemistry books. कॉमा देके लिखिएगा how many different selections, how many different selections can be made, how many different selections can be made, so that each selection, how many different selections can be made so that each selection consists of, how many different selections can be made so that each selection consists of, पहला है एग्जैक्टली वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट, पहला है एग्जैक्टली वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट, दूसरा है पहला एग्जैक्टली वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट, दूसरा है एटलीस्ट वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट, दूसरा है एटलीस्ट वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट, तीसरा है टेकिंग एटलीस्ट वन बुक, तीसरा है टेकिंग एटलीस्ट वन बुक। ठीक है, करिए सॉल्व आप, ठीक है, मैं बतलाता हूँ। तो हम लोग की 3 डिफरेंट मैथ्स हैं, 4 डिफरेंट फिजिक्स और 5 डिफरेंट केमिस्ट्री हैं बुक्स, और बोला कि कितने सिलेक्शंस हम लोग कर सकते हैं सच दैट ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन बुक ऑन इच वे, मतलब ऐसा टोटल सिलेक्शन बताइए जिसमें हर एक में एग्जैक्टली वन बुक हो। तो हम लोग की 3 है तो 3C1 इंटू 4C1 इंटू 5C1, 3C1 इंटू 4C1 इंटू 5C1, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट की एग्जैक्टली वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। दूसरा है, ठीक है, एटलीस्ट वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट, मतलब हर एक में कम से कम एक चाहिए। तो इसमें कम से कम एक तो बतलाया था, एटलीस्ट वन वाला फंडा लगाएंगे तो 2³ - 1, यही तो होता है ना। हर एक से कम एक चाहिए तो क्या बोलेंगे, 3C1 + 3C2 + 3C3, दैट इज दिस मच। ऐसे ही कम से कम एक फिजिक्स बुक भी चाहिए, और कम से कम एक केमिस्ट्री बुक भी चाहिए। तीसरा बोल रहा है टेकिंग एटलीस्ट वन बुक, मतलब कोई एक, कम से कम कोई एक बुक हो, या तो मैथ्स की भी हो जाए या फिजिक्स की या केमिस्ट्री की। इसमें नहीं है, इसमें कम से कम एक मैथ्स, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री है। तो हमने बोला साहब कि 0 और मोर आउट ऑफ 3 मैथ्स, नहीं, 0 और मोर आउट ऑफ 4 फिजिक्स, एंड 0 और मोर आउट ऑफ 5 केमिस्ट्री, और माइनस 0 और मोर, 0 और मोर बोल रहे हैं तो एक केस होगा जिसमें सब में 0 0 0 हो जाएगा। समझ में आएगा। एक तो ऐसे सोच सकते हैं, दूसरा ऐसे सोच सकते हैं कि सिंस अपन को पता है कि टोटल 12 किताबें हैं, सबके सब डिफरेंट हैं, तो डायरेक्टली आंसर इज 2⁻12 - 1। डायरेक्ट भी अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, आउट ऑफ 4 mangoes, 4 different mangoes, out of 4 different mangoes, 5 identical apples, 6 different guavas, out of 4 different mangoes, 5 identical apples, 6 different guavas,
7 identical watermelons out of 4 different mangoes, 5 identical apples, 6 different guavas, 7 identical watermelons, और भी लिख सकते हैं, बाकी यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना. फाइंड द नंबर ऑफ वेज या फाइंड द नंबर ऑफ selections so that each selection contains at least one mangoes. Find the number of selections so that each selection contains at least one mangoes, 2 apples and 3 guavas. At least लिखा हुआ है, ठीक है ना. Find the number of different selections such that each selection consists at least 1 mangoes, 2 apples and 3 guavas. मतलब हर एक सिलेक्शन में ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा तो और कुछ हो सकता है, ठीक है ना, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए हर एक सिलेक्शन. तो ऐसे कितने सिलेक्शन में करिए सॉल्व. आई होप इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. कम से कम एक मैंगो लेना है, ठीक है, तो इसका तो हमें दिख रहा है डिफरेंट है, तो 2 की पावर 4 -1 इनटू कम से कम 2 एप्पल लेना है, यानी 2 एप्पल ले सकते हैं, 3 एप्पल ले सकते हैं, 4 एप्पल ले सकते हैं और मैक्सिमम 5 एप्पल. तो 2 एप्पल लेने का भी एक ही तरीका है, 3 एप्पल लेने का भी एक ही तरीका है, 4 एप्पल लेने का भी एक ही तरीका है, 5 एप्पल लेने का भी एक ही तरीका है, यानी 2 4. इसके बारे में बोला कि कम से कम 3 गुआवास, और ये डिफरेंट है, ध्यान से सुन लेना. तो हम लोग को पता है कि NC1 6C1 62 63 एंड टिल 66, ये तो कम से कम एक है. तो अगर कम से कम 3 लेना है तो यही आएगा ना अपने पास. इसकी वैल्यू पता है इस पूरे की 2 की पावर 6 -1 है. अब इन दोनों को अगर मैं राइट साइड भेज देता हूँ, इन दोनों को राइट हैंड साइड भेज देता हूँ, तो मुझे तो इसी की वैल्यू आएगी ना 6. या तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या 63 64 65 टिल 66, क्योंकि गुआवास आर डिस्टिंक्ट. या फिर मैं ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 6 -1 तो था ही, और माइनस ये वाला टर्म भी हटा देते हैं 6, और माइनस 62 हटा दे. 62 मेरे ख्याल से 15 होता है, समझ में आ गया. तो 15 6 की 6 22, तो 2 की पावर 6 -22 लिख लो. और इनटू इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है वाटरमेलन्स पे. तो वाटरमेलन्स आप 0 या 0 से ज़्यादा ले सकते हैं. तो 7 वाटरमेलन है तो 0 आइडेंटिकल है, तो 7 या 7 से ज़्यादा लेने के कितने तरीके होंगे दोस्त? 8. तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना. अगर समझ गए तो अच्छी बात है, इस तरह के आते भी हैं, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. अब क्या है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें कोई एक नंबर दे दिया जाता है और उसके डिवाइजर्स पूछे जाते हैं कि भाई उसके कितने ऑड डिवाइजर्स हैं, इवेंट डिवाइजर्स हैं, प्रॉपर डिवाइजर्स हैं, किसी पर्टिकुलर फॉर्म के डिवाइजर्स हैं, ठीक है ना. तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, तो मैं एग्जांपल तो किसी एक नंबर से लेकर कर देता हूँ, ठीक है ना. बाकी वो मोरलेस एक तरीके से फंडा ही होगा, तो फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. अगर आप समझ रहे हैं तो आप किसी भी नंबर के लिए उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा हो जैसे करना है. जैसे एक नंबर हम लोग ले रहे हैं 75600, ठीक है. कोई बोलता है इसके टोटल डिवाइजर कितने हैं, नहीं, तो मैं क्या कहूँगा आपको, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें. प्राइम फैक्टराइजेशन वही जो हम लोग बचपन में करते थे, 2 से डिवाइड किया, ठीक है ना. उसमें तो छोटे छोटे नंबरों का करते थे, अब बड़े नंबर आ रहे हैं थोड़े से, ठीक है ना. तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, और मैं जो लिख रहा हूँ शायद वही आएगा आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. दिस विल बी होपफुली 2 की पावर 4 3 क्यूब 5 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1. 75600, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यही आ जाएगा 2 की पावर 4 3 क्यूब 5 स्क्वायर 7 की पावर 1. अब कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, देख लेना, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना, उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना है आपको. अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, पहला पार्ट, तो हमने कहा साहब कि अगर इसका नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना है तो उसका डिवाइजर किस फॉर्मेट का होगा इस नंबर का, दिस मस्ट बी ऑफ दिस फॉर्मेट. अब इसमें 11 13 तो आना नहीं है, क्योंकि अगर इसके डिवाइजर्स की हम बात कर रहे हैं 75600, तो जो प्राइम्स इन्वॉल्व है
वही प्राइम के टर्म में उसका डिवाइजर भी होगा, ठीक है ना। अब जैसे अगर हम लोग बोलें, समझना ध्यान से, कि जैसे अगर 2 की पावर 4 है, तो जैसे अगर मान लीजिए 2 की पावर 4 है, तो उसका जो डिवाइजर होगा उसमें 2 की पावर a है मान लीजिए, तो ये ए क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, तो मेरे हिसाब से ए की ये वैल्यूज हो सकती हैं 0 1 2 3 4। अब बोलोगे सर 5 क्यों नहीं लिया, अरे 5 लिया बेटा तो डिवाइजर तो हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा। 2 की पावर a, 3 की पावर 20, 5 की पावर c, 7 की पावर d को उसको डिवाइड करना है, तो a की मैक्सिमम वैल्यू 4 ही हो सकती है। 4 से ऊपर जाएगा तो डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि इंटीजर तो बनाएगा नहीं फिर, ठीक है ना। तो हमने a की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यानी a को सेलेक्ट करने के कितने रास्ते होंगे, a को सेलेक्ट करने के 4 रास्ते होंगे, सॉरी 5 रास्ते होंगे। b को सेलेक्ट करने के रास्ते कितने होंगे, तो b भी 0 से लेकर 3 तक हो सकता है। c के लिए कोई बोले सर 0 1 2, डी के लिए कोई बोले तो 0 और 1। तो ये पॉसिबल चॉइसेस है। अब आपने मान लीजिए कि ए को 1 ले लिया, बी को 1 ले लिया, सी को 0 और डी को 1 ले लिया, तो a1 b1 c0 d1 इज गोइंग टू बी वन ऑफ द डिवाइजर ऑफ दिस नंबर। a4 ले लिया, b3 ले लिया, c1 ले लिया और d0 ले लिया, वन ऑफ द डिवाइजर ऑफ दिस नंबर। यानी अब आप कितनी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो टोटल डिवाइजर। तो हमने बोला भैया कि a को सिलेक्ट करने के 5 रास्ते, b को 4, c को 3 और d को 2। तो आपको बोले सर कि इसमें 0 वाला जो है वो हटा दीजिए। अरे 0 वाला काहे हटा देंगे, 0 वाला अगर सब हो जाए, ए बी सी डी सब 0 हो जाए, तो यानी इसका डिवाइजर कौन हुआ, 1 हुआ। क्योंकि ए बी सी डी अगर सबके सब 0 हो गए तो इसको हटाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 1 भी तो इसका एक डिवाइजर है ना, तो इसलिए इसमें माइनस माइनस कुछ भी नहीं होगा। तो ए को सेलेक्ट करने का रास्ता हो गया 5, बी को सेलेक्ट करने का रास्ता हो गया 4, सी को सेलेक्ट करने का रास्ता हो गया 3 और डी को सेलेक्ट करने का रास्ता हो गया 2। यानी कि हम लोग टोटल डिवाइजर इस नंबर के कितने आ जाएंगे, ये। अगर कोई नॉर्मल कोई नेचुरल नंबर होता है और मान लीजिए कि प्राइम्स के टर्म में ऐसा होता, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। अब P1 P2 और ये सब जो है ये सब प्राइम्स है, तो अब कोई पूछे n का डिवाइजर, तो आपको मैंने समझा दिया ना कि a की वैल्यू 0 से लेकर वहां तक जाएगी 4 तक, तो यानी कि ये अल्फा 1 क्या आएगा, 0 से लेकर अल्फा 1, यानी कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n, दैट विल बी लाइक दिस, अल्फा 1 + 1, अल्फा 2 + 1, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसीलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप समझिएगा कि ये चीज़ हर एक के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ लेना है। समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट पकड़ोगे तभी है, नहीं तो फिर फॉर्मूला तो आप कोई भी लगा दो, ठीक है ना, क्वेश्चन चेंज हुआ गए आप, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो P1 P2 ये सब प्राइम्स हैं, राइट, P1 P2 ये सब कैसे हैं, प्राइम्स हैं, और उसके एक्सपोनेंट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन। समझ में आ गया। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, इट कैन बी रिटन लाइक दिस। सेकेंड एक पूछता है नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। तो मेरा सुनने से पहले आप खुद का कैलकुलेट जरूर कर लें जो भी मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने ये खत्म किया तो आप खुद से कैलकुलेट कर लें, फिर आगे बढ़ाएं वीडियो को। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर में ध्यान रखें कि हम 2 हटा देते हैं, 2 को प्रॉपर डिवाइजर नहीं मानते, एक तो 1 और दूसरा द नंबर इटसेल्फ। यानी कि टोटल डिवाइजर -2 करना है, टोटल डिवाइजर निकालना सिखा दिया गया नहीं। तो हालांकि हम किसी नॉर्मल इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे तो यही करना पड़ेगा, उसके पहले टोटल डिवाइजर निकालेंगे। अब ऐसा नहीं कि हर बार 120 ही आएंगे, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर, सोचिएगा क्यों। तो हम लोग दिस फॉर आवर केस दिस इज गोइंग टू बी 118। तीसरा है नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर। तो भाई अगर कोई पूछता है नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, ऑड डिवाइजर में क्या 2 होगा क्या, ना ना ना, यानी a की वैल्यू इस केस में थोड़ी सी बदलेगी। क्या बदलेगी a की वैल्यू, ऑड डिवाइजर में a 1 2 3 4 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आपने a को 1 2 3 4 लिया, सोचो इवेंट डिवाइजर हो जाएगा ना। मान लो a तुमने 1 सेलेक्ट किया, मान लो तुमने a 1 सेलेक्ट किया, तो 2 की पावर 1 तो उसके साथ अटैच हो गया ना भाई, 2 की पावर 1 क्या हो गया, उसके साथ अटैच हो गया। अगर 2 की पावर 1 अटैच हो गया है तो क्या वो डिवाइजर ऑड हुआ, नहीं। तो हम लोग कि अगर वो डिवाइजर ऑड नहीं हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर अगर मेरे को लिखना है, ये क्या होगा,
तो हम लोग क्या कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर लिखना है तो हम लोग बोले ए को सेलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा। अगर ऑड डिवाइजर लिखना है तो ए हैज़ टू बी परमानेंटली जीरो। इफ ए इज परमानेंटली जीरो माय डियर फ्रेंड्स, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ए? देयर इज ओनली वन वे इन विच वी आर सेलेक्टिंग ए। देन is there any restriction on B? No restriction on B. B can be selected in 4 ways: C, 3, D, 2. तो this is going to be the answer. ये आप समझ रहे हो ना कि सिर्फ इसी प्रॉब्लम में नहीं है, आप ऐसे कोई भी नंबर का ऑड डिवाइजर निकालोगे तो यही टेक्निक आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आया? ए की वैल्यू 0 ही होनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ पॉइंट पे चल रहे हैं दोस्त। फोर्थ में क्या कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर्स। अब एक तो तरीका हो सकता है इवेंट डिवाइजर का निकालने का कि टोटल में से ऑड डिवाइजर्स घटा दें। टोटल में से ऑड डिवाइजर्स क्या करते हैं? घटा दें। लेकिन हम लोग बोला कि टोटल में से ऑड डिवाइजर घटा के निकाल तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 120 में से 24। लेकिन क्या हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं? आंसर इज यस, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। क्योंकि अब हम लोग बोल रहे हैं ए के सिलेक्शन के लिए तो 1 2 3 4 हो सकता है। ए 1 होगा तब भी इवेंट डिवाइजर आएगा, क्योंकि 2 रहेगा ए तो भी इवेंट डिवाइजर 3, इवेंट डिवाइजर 4, इवेंट डिवाइजर। तो हमने कि अब ए को सेलेक्ट करने के रास्ते हो गए 4 और बाकियों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर होंगे 96, चाहे तो टोटल में से घटा के भी इसको निकाल सकते हैं, बाकी डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 5। अब सुनिएगा, हम लोगों ने ऐसे डिवाइजर निकालने हैं कि जो 5 से डिविजिबल हो। तो 5 से डिविजिबल तभी होंगे ना, ऐसे डिवाइजर्स जो 5 से डिविजिबल है, मतलब हमें इसके डिवाइजर्स बतलाने हैं और वो 5 से डिविजिबल होने चाहिए। तो उसमें 5 होना चाहिए तभी तो डिवाइड होगा ना वो 5 से। तो यानी कि 5 की कम से कम तो एक पावर आनी पड़ेगी। मतलब सी की वैल्यू सिर्फ आप दो ही तरीके से लेकर सकते हैं, या तो एक 5 लेंगे डिवाइजर में या फिर 2 5 लेंगे, तो हम लोग बोलेंगे तभी डिवाइजिबल बाय 5 होगा। तो क्या ए पे रेस्ट्रिक्शंस है? नो। ए कैन बी सेलेक्टेड इन 5 वेज। बी पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? नो। सी पे रेस्ट्रिक्शन है? यस। सी कैन नॉट बी 0 नाउ, क्यों? क्योंकि फिर वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यानी सी के लिए 2 तरीका और डी के लिए भी 2 तरीका। तो दिस इज गोइंग टू बी टोटल 80 डिवाइजर्स। आपको बोले कि सर नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 10, तो डिविजिबल बाई 10 के लिए क्या करें सर? तो ऑब्वियस बात है डिविजिबल बाई 10 के लिए हम लोग को एक 5 चाहिए होगा, एक 2 चाहिए होगा, तभी तो 10 से डिविजिबल होगा। तो यानी हम लोग बोलेंगे क्या कि अगर एक 5 एक 2 चाहिए तो ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और सी की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती। ध्यान सुनिएगा क्योंकि मैं सब बातें खुद ही बतला रहा हूँ लॉजिक से। तो 4 इंटू 3 इंटू 2, सॉरी 4 इंटू 3 क्यों? 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, 64। Then is total number of divisors of the form 4n plus 2, n is a natural number. Total number of divisors of the form 4n plus 2। इसको सोचिए थोड़ा। ठीक है, सुना, सोचा। तो अब देखना इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजेस ऑफ द फॉर्म, अगर अभी तक नहीं सोचा तो आप सोच लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ द फॉर्म 4n plus 2 का मतलब क्या हुआ? कैसे आपने लिखा 6, तो 6 इज द डिवाइजर ऑफ द फॉर्म 4n plus 2, नो प्रॉब्लम। 10
10 इज ऑल्सो ए डिवाइजर ऑफ द फॉर्म 4n+2। 4n+2 को थोड़ा सा अगर क्लोजली पोस्टमार्टम करो ना 4n+2 का, तो दिस इज बेसिकली 2 इंटू 2n+1। अब 2n+1 तो दोस्त ऑड ही रहेगा ना, 2n+1 तो जिंदगी भर ऑड रहना है n की किसी भी नेचुरल नंबर वैल्यू के लिए, और मल्टीप्लाइड बाई हमेशा एक 2 होगा। तो अगर मल्टीप्लाइड बाई हमेशा एक 2 है तो जितने भी 4n+2 टाइप के नंबर होंगे उसमें 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, तो 2 एग्जैक्टली एक बार आएगा, एग्जैक्टली एक बार आएगा। इस पॉइंट को समझिए, 2 एग्जैक्टली एक बार आएगा। 2 एग्जैक्टली एक बार आएगा मतलब ए फिक्स हो गया फिर से कि ए अब सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है, क्योंकि 2 एग्जैक्टली 1 मतलब ए को लेने के तरीके हो गए 1 इंटू। ए को लेने का बस एक ही तरीका है, क्या, कि ए इज 1, क्योंकि एग्जैक्टली 1 2 चाहिए। अब बी के लिए कितने रास्ते हैं भैया, 4, सी के लिए 3 और डी के लिए 2, बट -1। अब बोलोगे सर ये इस बार, बाकी गलत कर दिया होगा तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। -1 क्योंकि आपने अभी बी सी और डी, सॉरी ए को तो 1 ले लिया आपने परमानेंटली, तो 2 की पावर 1 चमक रहा होगा। और मान लीजिए कि आपने बी को 4, सी को ये 3 और डी को ये लिया है, तो आपने सबको मान लीजिए 0 ले लिया। सोचिए, सोचने वाली चीजें हैं सब। तो एक्चुअली आपका डिवाइजर क्या है, 2। जो लो, क्योंकि n इस बार नेचुरल लिख दिया है, ठीक है, तो n की लोएस्ट वैल्यू 1 हो सकती है, यानी कि जो सबसे छोटा डिवाइजर इस फॉर्म का आपको मिलना है वो 6 मिलना है, और जबकि आपने इसमें इस 24 में 2 भी काउंट कर रखा है। हाँ, अगर यहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की जगह n बिलोंग्स टू होल नंबर होता, तब तो आपका आंसर 24 सही हो जाएगा, क्योंकि n बिलोंग्स टू होल नंबर होगा तो 4n+2 में पहली वैल्यू n की क्या आ जाएगी, 0। तो 2 विल बी अ डिवाइजर ऑफ दिस फॉर्म 4n+2, बट राइट नाउ 2 कैन नॉट बी टेकन एज अ डिवाइजर। क्यों नहीं ले सकते हैं 2 को एज ए डिवाइजर, क्योंकि n नेचुरल दिया हुआ है, तो n की लोएस्ट वैल्यू 1 से चालू होगी, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n+1, n इज अगेन नेचुरल। होल नंबर रहता तो आंसर 24 ही होता, बट अभी आंसर क्या होएगा, 23। सोचिए इसको भी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समय ले लीजिएगा, फिर भी नहीं आए तो देख लीजिए। ठीक है, करूँगा। अब इस तरह के सवाल हालांकि आते नहीं हैं, बट कुछ बच्चों को अच्छा लगता होगा करने में, और थोड़ा सा आते नहीं मतलब आ भी सकते हैं। 4n+1 टाइप, मतलब सॉरी 4n+2 टाइप का तो जेई शायद पूछ भी चुका है, मुझे जहाँ तक याद है। 4n+1 का भी नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आते नहीं है, कहने का मतलब ये है कि अभी तक नहीं आया है, ठीक है ना, आने के लिए आ सकता है, लेकिन हालांकि थोड़ा बहुत नंबर थ्योरी इसमें आता है, मतलब थोड़ा सा ही आता है, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट ठीक है। 4n+1 टाइप के हमें बतलाने हैं कि इसके कितने ऐसे डिवाइजर होंगे। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है नंबर फॉर्मेशन के बारे में। जैसे अगर मान लीजिए कि दो 4n+1 टाइप के नंबर मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ऑलवेज यू विल गेट अ नंबर ऑफ द फॉर्म 4n+1। अब कोई पूछ सकता है कि सर ये क्या बात कर दी आपने। आप देखो ना, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16n1n2 दैट इज ऑफ 4n टाइप, 4n1 4n2 और +1 बचेगा, तो यानी कि वो भी तो 4k+1 टाइप में एक्सप्रेसिबल है, ठीक है ना। तो अगर एक 4n+1 नंबर वाले को, टाइप वाले नंबर को अगर एक 4n+1 नंबर वाले से मल्टीप्लाई करें तो 4n+1 टाइप का ही नंबर मिलेगा। 4n+1 टाइप का नंबर मतलब समझ में आता है ना, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने एक 4n+3 वाले नंबर को एक 4n+1 वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो नाउ यू विल गेट अ नंबर ऑफ द फॉर्म 4n+3। 4n+3 टाइप, जैसे अगर कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करो तो 4 कैटेगरी में बांट सकते हो, या तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, या रिमाइंडर 1 देगा, रिमाइंडर 2 देगा,
या रिमाइंडर 3 देगा, आपको बोले रिमाइंडर 4 देगा तो भैया वो फिर 4n टाइप में ही चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो 4n+2 तो बहुत ईजी निकला, क्योंकि 2 निकालते ही वो मामला सेटल हो गया। लेकिन 4n+1 इतना ईजी नहीं है और टफ भी नहीं है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो आ जाए। पहले तो ये फील कीजिए कि दो 4n+1 टाइप के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट अ नंबर ऑफ द फॉर्म 4n+1। इस तरीके से अगर एक 4n+3 एक 4n+1 से मल्टीप्लाई करें तो 4n+3 टाइप का नंबर मिलेगा, मतलब डिविजल वाई डिवाइड करोगे 4 से तो 3 आएगा। अगर दो 4n+3 टाइप के नंबर को मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा? तो इसमें इंटरेस्टिंग कि ये 4n+1 टाइप का नंबर मिलेगा। सोचो, क्योंकि यहाँ देखो इन दोनों के प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा भैया, 16n1n2, तो ये तो 4n टाइप का ही हो गया। 4n1 और 3 तो 12n1 और 12n2, तो ये सब 4n टाइप का ही, 4 से डिविजल। और इधर आएगा 9 में से 8 निकाल लो, 4 से डिविजल है तो +1 ही तो छोड़ेगा। यानी कि मेरे को बहुत इंटरेस्टिंगली क्लियर हो गया कि दो 4n+1 टाइप के नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर मिलता है जिसका फॉर्म 4n+1 होता है। एक 4n+1 एक 4n+3 मिलके क्या बनाता है, 4n+3। और दो 4n+3 टाइप के नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या मिलता है, 4n+1। यही चीज़ वहाँ बताइए। अगर नहीं समझ में आया पेन चला लीजिए, ठीक है ना। बाकी कंप्लेन तो जिंदगी भर करते रहिए, उसका क्या है। तो अब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब क्या करें हम कि देखो भाई, अगर 4n+1 टाइप के जो नंबर हैं अगर वो चाहिए, ठीक है, अगर 4n+1 टाइप के नंबर चाहिए अपन को डिवाइजर ऑफ दिस फॉर्म 4n+1, तो माय पॉइंट इज कि क्या 2 की पावर 4 का हेल्प ले सकते हैं क्या? नहीं, 2 लेते ही रायता फैल जाएगा, 4n+1 टाइप का तो नंबर ही नहीं आएगा। तो यानी a की वैल्यू तो परमानेंटली क्या हो गई दोस्त, 0। a की वैल्यू परमानेंटली क्या हो गई, 0। अब जैसे देखना b के बारे में अगर बात करें तो मान लो 3 की बार 0 की बात करें या 3 की बार 3 की बात करें तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 1। और ऐसे ही अगर आप 3 स्क्वायर की बात करोगे, नहीं 3 की बार 3 नहीं, 3 की बार 2, समझिएगा हमने क्या कहा साहब कि अगर हम 3 की बार 0 और 3 स्क्वायर टाइप के नंबर्स लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, 3 की बार 0 और 3 स्क्वायर टाइप के नंबर लेंगे तो ये किस तरह का रिमाइंडर देगा, क्योंकि हम लोग 3 क्यूब तक ही जा रहे हैं ना अपन। तो 3 की बार 0 3 की स्क्वायर तो रिमाइंडर 1 टाइप का नंबर मिलेगा। अगर कोई पूछे 3 की बार 1 और 3 क्यूब लो तो आप देख सकते हो रिमाइंडर क्या आएगा, 3। इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि जो भी इवन पावर हैं 3 के वो सब 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देंगे, नहीं, और जो भी ऑड पावर हैं वो कितना देंगे, 3, ठीक है ना। तो ये कोई खास चीज़ नहीं है, मतलब इसको 4 के फॉर्मेट में लिख के किया जा सकता है। अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आप तो बस ये देखिए 3 के जो भी इवन पावर होंगे 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 देंगे, और 3 के जितने ऑड पावर होंगे वो सब डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या देने वाले हैं, 3। 5 की बात करें तो 5 की बार 0 हो चाहे 5 की बार 1 हो चाहे 5 की बार 2 हो, सबके सब 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 देंगे। और जो 7 की बार 0 है वो तो रिमाइंडर 1 देगा, और 7 की पावर 1 क्या देगा, रिमाइंडर 3। तो अगर मेरे को 4n+1 टाइप का नंबर चाहिए तो सुनना ध्यान से, इससे तो हमेशा 4n+1 ही मिलेगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्या कर रहोगे कि इसमें से तो कोई हमको कंट्रीब्यूशन चाहिए ही नहीं, घर पे बैठ भाई तू, ठीक है ना।
हाँ ले इसके कंट्रीब्यूशन लेंगे, इसके कंट्रीब्यूशन लेंगे, इसके कंट्रीब्यूशन लेंगे, यानी 3 का कोई एक्सपोनेंट, 5 के कोई एक्सपोनेंट से और 7 के एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करके हम 4n+1 टाइप के नंबर बना रहे होंगे, ठीक है ना। और ये कहानी जो मैंने अभी बताई कि 2 4n+1 वाला 4n+1 देगा प्रोडक्ट, और एक 4n+1 4n+3 4n+3 देगा, और 2 4n+3 वाले 4n+1 देंगे। तो देखना इससे अगर मैं इससे हमेशा ध्यान रखना, इससे कोई भी पावर उठाओगे 5 से तो ये हमेशा 4n+1 टाइप का आएगा। तो मैंने क्या कहा कि इसका 4n+1 उठा लो और इसका भी 4n+1 उठा लो। तो यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि इसका 4n+1 उठा लिया मैंने, इसका देखो हमेशा 4n+1 टाइप का ही नंबर मिलेगा, 5 का कोई भी एक्सपोनेंट। इसका अगर हमने 4n+1 उठा लिया मतलब कौन सा, इवन पावर वाला उठा लिया, और इसका भी 4n+1 उठा लिया, तो तीनों का प्रोडक्ट 4n+1 टाइप का आएगा। ये बात समझ में आती है क्या? बहुत इजीली, वेरी गुड। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसमें 4n+1 टाइप वाले में कौन कौन से एक्सपोनेंट अवेलेबल हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, मतलब ए को सेलेक्ट करने के, सॉरी बी को सेलेक्ट करने के 2 रास्ते, सी को सेलेक्ट करने का अभी भी 3 रास्ता, और डी को सेलेक्ट करने का, डी को सेलेक्ट करने का 1 रास्ता, और प्लस, ये समझ में आ गया। ये 2 4n+1 और 5 का तो कोई भी एक्सपोनेंट 4n+1 टाइप का ही है। समझ में आ गया ना? ये थोड़ा सा वेट कर लो। दूसरा मैं इसे बोल देता हूं, इसका 4n+1 ही ले लो, जैसे ही बोले भाग गया। इसका 4n+1 ही ले लो, इसका 4n+1 ही ले लो, लेकिन इसका और इसका क्या ले लो, 4n+3, क्योंकि इन दोनों का 4n+3 प्रोडक्ट होकर 4n+1 बनाएगा, और इसके साथ ये भी क्या बनाएगा, 4n+1। आराम से बैठ के एक एक चीज़ जो बोली जा रही है उसको लिख लिख कर ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है ना। बैठ के बस ये कहिएगा कि नहीं समझ में आया, तो IIT अगर आपको इतनी आसान लग रही है तो फिर अलग बात है, और जिसको समझ में आ रहा है नॉट ए प्रॉब्लम, IIT इतनी ही आसान है। अच्छा, तो हम लोग क्या कि रिमाइंडर अगर 3 वाला है, समझ में आ गया, तो 4n+3 वाले उठा लो। तो 4n+3 वाले इधर भी 2 और इधर 1 और इसका 4n+1, तो ये 3, ये टोटल हो गया 12। लेकिन लफड़ा इसमें बस एक ही चीज़ का है कि n नेचुरल है, तो यानी कि लोएस्ट वैल्यू तो 5 आएगी, यानी कि अगर कहीं 1 वाला हमने ले रखा है तो वो हटाना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि इसका हमने 5 की पावर 0 लिया होगा, इसका 3 की पावर 0 लिया होगा, इसका 7 की पावर 0, तो एक केस तो आया होगा जिसमें 1 बना होगा, तो माइनस अपन को फाइनली 1 करना पड़ेगा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, 11। करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, 11। बिल्कुल सिंपल तरीके से बतलाया गया है, एकदम मल्टीप्लाई कर करके दिखाया। अब इससे ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं, और भी किसी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यही है मोटा मोटी, बाकी देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं अब। फिर एक तो ऐसे नंबर ऑफ डिवाइजर वाला आता है, फिर एक आता है सम ऑफ डिवाइजर्स। क्या निकालने के लिए आता है, सम ऑफ डिवाइजर्स। तो हो सकता है सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स पूछ दे, या सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स पूछ दे, या सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स पूछ दे। तो कुछ भी अगर इस तरह की चीज़ पूछी जा रही है तो आप उसको बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके उसको देखते जाते हैं कि सम ऑफ डिवाइजर्स में किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इसको मैं ऊपर की साइड लिख रहा हूँ। अब जैसे सम ऑफ डिवाइजर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 120 डिवाइजर्स हैं, दिख रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये सारे के सारे 120 डिवाइजर्स लिखकर जोड़ देने वाले हैं। बहुत सिंपल है जोड़ना, ठीक है ना। आप बोलोगे सब लिख सकते हैं क्या, लिखते हैं ना। तो अब हम बात कर रहे हैं सम ऑफ डिवाइजर्स। तो समझिएगा ध्यान से, अगर कोई बोल रहा है सम ऑफ डिवाइजर्स में
तो 120 डिवाइजर थे, मैं कह रहा हूँ कि सबको लिख देते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि ए की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकती है, तो एक 2 का ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें हम सारे एक्सपोनेंट्स लिखेंगे लाइक दिस, क्योंकि यही डिवाइजर्स पॉसिबल थे। या तो हर एक डिवाइजर में 2 की पावर 0 होता है, या 2 की पावर 1 होता है, या डिवाइजर्स में 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4। ऐसे ही 3 वाले भी लिख लो, और ये हर एक केस में हर एक नंबर के लिए आप लगा के खुद से देख सकते हो। ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं 5 वाला भी देख लो, और फिर ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 7 वाला भी देख लेते हैं। नीचे आ भाई, और फिर ऐसे ही हम लोग बोले 7 वाला भी देख लेते हैं। देखो अब ये सारे के सारे 120 डिवाइजर्स इसमें आ चुके हैं। बोलोगे सर कैसे आ गए 120 डिवाइजर, दिख नहीं रहा है। सुनना ध्यान से, ये टोटल 5 का ब्रैकेट है, इस टर्म बाई टर्म लिख रहे हैं, समझ में आ गया। और ये 5 का ब्रैकेट 4 के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, तो हर एक टर्म हर एक से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 20 टर्म्स बनाएगा। जोड़ के मत लिखो, आप तो पहले प्रोडक्ट लिखो। जैसे इसका पहला टर्म इसके ब्रैकेट में जितने भी टर्म है चारों से मल्टीप्लाई होकर एक एक टर्म बनाएगा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 4 टर्म प्रोडक्ट में आएंगे, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग 4, तो यानी कि टोटल अगर ये इसमें 5 है ब्रैकेट में, इसमें 4, तो टोटल कितने टर्म बिच जाएंगे 20। और 20 का जब इस 3 के साथ ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो 60, और 60 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 120। ये वही 120 डिवाइजर होंगे। बोलोगे सर कोई डिवाइजर दिखाओ करके, तो भाई देखो ना, 2 की पावर 1 अगर मान लो 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई हुआ, वो 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, और 7 की पावर 1, तो यही तो एक डिवाइजर बना होगा उस 120 में से। तो आप जो भी 120 डिवाइजर सोचते हो सब इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको सम करना कोई खास नहीं है। अब ये नहीं कि मल्टीप्लाई करने लग गए थे सर हम, तो सिंपल जीपी के हिसाब से सब जुड़ जाएगा। और यही चीज़ आपको बार बार करनी पड़ेगी। अगर कोई बोलता है कि सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, तो अब मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ, अगर आपको लिखने की इच्छा हो तो लिख लें। तो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर में कुछ नहीं है, ये जो सम आया है उसमें से 2 नंबर्स हटा देंगे। कौन कौन से नंबर हटाएंगे, मतलब उनका सम हटाएंगे। एक तो 1 और दूसरा कौन 75600, ठीक है। तो ये जो भी सम आ गया उसमें से वो हटा देंगे। कोई भी जो सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स, अब तो ऐसे ही करना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम डिवाइजर बना रहे थे ना, वैसे ही अपन को यहाँ भी करना है। तो अगर कोई पूछे कि सम ऑफ ऑड डिवाइजर साहब, तो मतलब बहुत सिंपल है। सम ऑफ ऑड डिवाइजर के लिए पहले ब्रैकेट में सिर्फ 2 की पावर 0 आएगा, और इधर की साइड वही सब आएंगे जो आ रहे थे। और ये आएगा। अब इसको फिर से आपको लिखना है, वही 3 की बार 4 - 1 अपॉन 3 - 1, ऐसे ऐसे करके, ठीक। अब कोई पूछे सम ऑफ इवन डिवाइजर, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो या तो एक चीज़ कीजिए कि आप इसमें सिर्फ ये रख लीजिए और 2 की बार 0 को हटा दीजिए, या सम टोटल डिवाइजर का पता है इसमें से ये हटा दीजिए। तो डायरेक्टली निकालना सीखो, और तो क्या है, 2 की पावर 0 वाले को हटा दो, तो पहला ब्रैकेट क्या आएगा, 2 की पावर 1 + 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4। तो इस तरीके से ये पहला ब्रैकेट आ जाएगा, और बाकी जो है जस्ट के तस रहेंगे। सही है। अगर कोई पूछे नहीं सर सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म हम लोग को जैसे 4n + 2 वाला करना है, तो जैसा मैंने वहाँ भी बतलाया वैसा ही कि इसमें से सिर्फ एक ही आएगा 2 की पावर 1, और फिर क्या आएगा 4n + 2 वाला, फिर तो बाकी सब वैसे ही आएंगे। बस इसमें एक चीज़ हटाना पड़ेगा, एक नंबर सम का, कि जब 2 की पावर 1 3 की पावर 0 से और 5 की पावर 0 से और 7 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 जो वो है वो हटाना पड़ेगा। क्यों 2 हटाया बोलो। अब कोई बोलो कि सर 1 ही तो हटाना था ना, 1 नहीं हटाना था ना बेटा, 2 हटाना था, क्योंकि इसमें सम की बात कर रहे हैं ना। तो सम में तो वो नंबर एज ए 2 जुड़ा होगा ना, तो 2 ही हटाओगे आप, ठीक है। ऐसे ही 4n + 1 में जो मैंने बोला था कि इधर वाला तो पूरा साफ हो जाएगा, सिर्फ 2 की बार 0 रहेगा अगर 4n + 1 वाले में चाहिए। इसमें फिर 3 की बार 0 3 की बार 2, फिर ये तीनों ब्रैकेट, और फिर एक बार 7 की पावर 0 वाला, फिर एक बार क्या होगा, ये तो 2 की पावर 0 ही रखेंगे, फिर इसमें 3 की पावर 1 3 क्यूब, जैसे बनाया था बेसिक फॉर्मेशन उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ। ये तीनों ब्रैकेट रहेंगे, और इधर 7 की पावर 1, और माइनस क्या करना पड़ेगा एक, क्योंकि 4n + 1 n = 0 पे 1 जो दे रहा था उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सब निकाल सकते हो। कोई बोले कि सर सम ऑफ डिवाइजर्स और डिविजल बाई 5, तो डिविजल बाई 5 वाले में हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सम ऑफ डिवाइजर निकालना थी, 5 की बार 0 वाला हटा दो। तो ऐसे देख लो, जो भी है सब आ जाएंगे, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा, सिंपल लॉजिक है, हर एक नंबर में काम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं इस n के बारे में देख रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ है कि नंबर ऑफ वेज, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसलिए दिख रहा हूँ ताकि आपको ये नंबर, या फिर नीचे मैं नंबर लिख के कर देता हूँ। जैसे ये था, नंबर ऑफ वेज in which capital N can be resolved, मतलब इस n को रिजॉल्व कर रहे हैं एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजेस। नंबर ऑफ वेज इन विच कैपिटल N कैन बी रिजॉल्व एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजेस। जैसे n है आपका 75600, 2 की पावर 4 3 क्यूब 5 स्क्वायर 7 की पावर 1, और हम लोग बोल रहे हैं कि n को इस तरीके से रिजॉल्व करना है सच दैट इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजेस, राइट, एंड दिस इज द नंबर, राइट। तो आप ऐसे सोचो ना कि अगर हम इसके डिवाइजर्स को बढ़ते हुए क्रम में लिखें, या फिर एक नंबर पहले ले लेते हैं, जैसे मान लो 225 है, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज इन विच कैपिटल N कैन बी रिजॉल्व एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजेस। तो इसमें मैंने बोला कि मान लो कि एक नंबर ले लिया मैंने 225 और इसको हमने ब्रेक कर दिया 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर में, राइट, ऐसे ही टूटेगा। तो छोटे से बड़े में लिखते हैं, तो सबसे छोटा डिवाइजर 1 होगा, फिर कौन होगा 3, फिर कौन होगा 5, फिर एक 9 आएगा, शायद एक 15 भी आएगा, फिर एक 45 भी आएगा शायद, फिर एक 75 भी आएगा, ऐसे ही लग रहा है, फिर एक 225, कितने हो गए, 9 आने चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 8, एक 25 भी आएगा ना। तो n को रिजॉल्व करना है प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स सच दैट कि उन दोनों डिवाइजर का प्रोडक्ट n आए। पॉइंट यही है ना कि उन दोनों डिवाइजर का प्रोडक्ट n आए। तो मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है, फिर 25 भी है, फिर 45 भी है, हाँ अब आ गया तू, 75 भी है और 225 भी है, ये 9 है। तो 1 वाला तो 225 के साथ प्रोडक्ट होगा तभी 225 बनेगा, 3 वाला 75 के साथ, 5 वाला 45 के साथ, 9 वाला 25 के साथ, और 15 वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू 15 लिख सकते हैं ना, 15 इंटू 15, क्योंकि ये दोनों ही डिवाइजर हैं और इसका प्रोडक्ट 225। तो नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं दो चीज़ें कि लेट नंबर ऑफ डिवाइजर बी x। तो अगर हमने नंबर ऑफ डिवाइजर दोस्त x मान रखा है, ठीक है ना, और पहला केस ले रहे हैं x इज इवन, और दूसरा केस ले रहे हैं x इज ऑड। तो सोचो ना, x अगर इवन है, x इवन है मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर्स इवन है, तो पहला वाला लास्ट वाले से, सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट वाले से, ऐसे सब पेयर अप हो जाएंगे, क्योंकि इवन है तो आधे बढ़ जाएंगे। यानी कि इस केस में नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर, द आंसर विल बी x/2। कब? व्हेन x इज इवन। लेकिन मान लो x ऑड है, तो x ऑड है तो पहले सोचना सारे पेयर अप नहीं होंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो नंबर ऑफ डिवाइजर अगर x है तो पहले तो x में से एक घटा दो बीच वाला,
जो बीचों बीच आएगा, क्योंकि एक बीच में छूटेगा, और उसका आधा कर दो, क्योंकि x अगर ऑड है तो x माइनस वन इवन हो गया, उसका आधा तो हो ही जाएगा, फिर एक बीच वाला बच जाएगा तो +1 कर देंगे। यानी कि जब ऑड होगा तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स, द आंसर इज x माइनस वन बाई 2 + 1 वेयर x इज द नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। अगर इवन है तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, x/2, और अगर हम लोग बोल रहे हैं ऑड है तो यहाँ से सम निकालोगे तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, x + 1/2, मेरे ख्याल से तो ठीक है। अगला एक दे देते हैं, आप इसको सोचिएगा। नंबर ऑफ वेज इन विच, मैं बोल देता हूँ, आप लिख के देखिए। नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व, number of ways in which n can be resolved, number of ways in which n can be resolved as product of two divisors, number of ways in which capital N can be resolved as product of two divisors, as product of two divisors which are relatively prime, number of ways in which n can be resolved as product of two divisors which are relatively prime। तो कर देता हूं मैं, बाकी आप एक बार सोचिएगा। अब यहां पे भी वही है कि हमें दो डिवाइजर तो लेने हैं। जैसे मान लो कि कोई बोले 1 और 225, तो इस केस के लिए चलेगा, क्यों, क्योंकि बोला नंबर ऑफ वेज इन विच कैपिटल N कैन बी रिजॉल्व्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर विच आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब उनका SCF क्या होना चाहिए, 1। तो 1 और 225 तो चलेगा, लेकिन 3 और 75 नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 225 पे पूछा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 225 कैन बी रिजॉल्व्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। तो 3 और 75 नहीं चलेगा, क्योंकि इसका SCF 3 हो गया। तो अब हम क्या करें, सुनना ध्यान से। तो हमने जैसे अभी लिखा था ना, 2 की पावर 4, 5 क्यूब, 7 स्क्वायर, सॉरी 3 क्यूब, 5 स्क्वायर और 7 की पावर 1, ऐसा ही था। तो सोचना एक चीज़, अगर रिलेटिवली प्राइम चीज़, जैसे मान लो कि दो डिवाइजर हैं, डिवाइजर 1 डिवाइजर 2 ऐसा करके मानते हैं, तो ये 2 की पावर 4 अगर इनमें कुछ कुछ बटा तो उसका SCF तो 1 नहीं रहेगा ना। जैसे 2 की पावर 4 पूरा का पूरा अगर मान लीजिए इस डिवाइजर में चला गया तो इसमें कुछ भी नहीं गया, 2 का कोई भी कंपोनेंट नहीं गया, यानी 2 की पावर 0 गया, या फिर कह लो कि 1 ही रह गया, तो SCF हो जाएगा। लेकिन मान लो कि इधर SCF 1 हो जाएगा, लेकिन मान लो इधर भी 2 स्क्वायर गया और इस डिवाइजर में भी 2 स्क्वायर गया, तो SCF तो कितना हो गया, 4 हो गया ना यार, सोचो। तो इसलिए ऐसे नहीं टूटेगा, यानी ये ग्रुप या तो पहले डिवाइजर में जाएगा या फिर दूसरे डिवाइजर में जाएगा, दोनों में कुछ बट के नहीं जाएगा। तो इसको देने के तरीके हो गए 2। फिर इसी तरीके से 3 क्यूब भी बटेगा नहीं, या तो 3 क्यूब डिवाइजर 1 के पास जाएगा या डिवाइजर 2 के पास जाएगा। तो इसके भी 2 तरीके, इसके भी 2 तरीके और इसके भी 2 तरीके। तो आंसर क्या, 2 की पावर 4/2 होगा। अब बोलोगे अपॉन 2 क्यों कर दिया सर। अब सुनना, मान लीजिए कि 2 की पावर 4 D1 के पास गया और 3 क्यूब D1 के पास गया और D2 के पास गया 5 स्क्वायर और 7 की पावर 1। एक डिवाइजर के पास ये गया, एक डिवाइजर के पास ये गया, पूरा गया तभी SCF 1 होगा। समझ में आएगा, कुछ बट के गया तो SCF 1 नहीं होगा। लेकिन मान लो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक में 5 स्क्वायर और 7 की पावर 1 गया डिवाइजर 1 में और फिर इधर गया, तो डिवाइजर 1 और डिवाइजर 2 बोलने से तो कुछ होगा नहीं ना। इसमें अल्टीमेटली तो आपने जो n को तोड़ा है एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर, वो तो सेम ही हो गया ना कुल मिला के। तो क्योंकि जो पहले डिवीजर में गया था और बाद में सेकंड डिवीजर में गया था, ऐसा हो सकता है जो बाद वाला गया था सेकंड डिवीजर में वो पहले डिवीजर 1 में चला जाए और बचा हुआ जो है वो डिवीजर 2 में चला जाए, यानी वही चीज़ रिपीट हो रही है। यानी कुल मिला के अगर हम लोग बोलें क्या इसका आंसर, कि अगर n नंबर्स आर यूज्ड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, सुनना, इफ n numbers are used in prime factorization, तो अगर n नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में है तो पहला वाला या तो पहले डिवाइजर में या दूसरे डिवाइजर में, ऐसे कर करके 2 की पावर n होगा और अपॉन क्या कर दोगे 2, यही तो करोगे, सोचो। यानी एक्चुअली क्या होगा, ये 2 की पावर n-1, वेयर स्मॉल n के बारे में लिख लेना, वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ प्राइम्स, वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ प्राइम्स इन्वॉल्व इन prime factorization of the number।
where small n is the number of primes involved in the prime factorization of the number. सिंपल है. 2 की पावर n कैसे है, n प्राइम्स हैं, तो पहला प्राइम का जो भी पावर है, ठीक है ना, वो पावर सहित या तो एक डिवीजन में जाएगा या दूसरे में, दूसरा वाला ऐसे ही तीसरा वाला और nth वाला भी, तो यानी सबके लिए दो दो ऑप्शन है, तो 2 की पावर n अपॉन 2, क्योंकि रिपीटेशन होगा तो दिस विल गिव यू 2 की पावर n माइनस 1. तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ दिस. ठीक है, बाकी हम लोग बोल रहे हैं कि होमवर्क में जैसा मेरे को भेजा है बच्चे ने, एक्सरसाइज 1 में 1 से 34, 2 में 1 से 32, एक्सरसाइज 5 हो चुका है, एक्सरसाइज 6 हो चुका है, 1 2 बस हो चुका है मतलब. और एक्सरसाइज 1 में फिर आप लिख सकते हैं थर्टी फाइव से 43, then 45, and then 47, and then 48, and then 50. ये तो एक्सरसाइज 1 में हो गया. एक्सरसाइज 2 में जैसा कि मेरे को लिखा हुआ मिला है, शायद 1 2 32 लिखा हुआ है. एक्सरसाइज 3 में दे देते हैं. वन थ्री, पता नहीं, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, कुछ अगर गड़बड़ हो तो देख लीजिएगा, हटा दीजिएगा, हो सकता हो कुछ ऐसे हो जो आगे क्या दें. 1 3 4 6 9 10 11 12 13 14 15 to 20, मतलब मैंने दे दिया ऐसे रैंडमली, आप देख लीजिएगा एक बार करके. ये कुछ फंस रहा हो ज़्यादा तो छोड़ दीजिएगा, और तो क्या. चलिए फिर मिलते हैं.